नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी। आरजे एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम नदियों के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे चंबल नदी पे। राजस्थान की सबसे मुख्य नदी चंबल नदी, और मोस्टली एग्जाम में चंबल नदी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो चंबल नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या चंबल नदी पे कौन कौन से जलप्रपात हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या चंबल नदी पे कौन कौन से जलदुर्ग बने हुए हैं, या चंबल की सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम चंबल पे चर्चा करेंगे। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, अफवाह तंत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी चंबल। यदि आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बांधों वाली नदी चंबल, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल, यूनेस्को की सूची में शामिल नदी चंबल, और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल, और अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी चंबल। तो आइए हम चंबल पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहां पे जनापाव की पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों का नाम है जनापाव की पहाड़ियां। जैसे आपने कभी सुना होगा बड़ा पाव, उसी प्रकार एक होता है जनापाव। जनापाव की पहाड़ियां एमपी में है। जनापाव की पहाड़ियां एमपी में है। एमपी के इंदौर जिले के मऊ नामक स्थान से, एमपी के इंदौर जिले के मऊ नामक स्थान, पहाड़ियों का नाम पूछे तो जनापाव की पहाड़ियां। और एमपी में एक प्रसिद्ध पर्वत है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। जैसे दोस्तों अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था तो वहां एक क्वेश्चन पूछ लिया, माही नदी का उद्गम महेंद्र झील नहीं देके विंध्याचल पर्वत दे दिया गया। तो एमपी में विंध्याचल पर्वत है, और एमपी से ऑलमोस्ट जितनी भी नदियां निकलती है चंबल और उसकी सहायक नदियां, तो उसका उद्गम कौन से पर्वत से, पर्वत पूछे तो आपको कौन सा पर्वत बताओगे? विंध्याचल पर्वत। और पहाड़ियां पूछे तो जनापाव की पहाड़ियां एमपी इंदौर जिले के महू नामक स्थान से। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है दोस्तों चंबल। चंबल नदी एमपी में बहने के बाद राजस्थान में, और राजस्थान में बहने के बाद यूपी में। यूपी में इस तरफ से एक नदी आती है यमुनोत्री से यमुना, तो ये किसमें मिल जाती है? यमुना। और यमुना आपको पता है गंगोत्री से आती है गंगा, और इसमें जाके मिल जाती है। इस तरफ से जो नदी आ रही है इस नदी का नाम है यमुना, और इसका नाम है गंगा। और यहां पे अदृश्य नदी का एक संगम होता है, उसे बोलते हैं सरस्वती। तो यमुना, गंगा और सरस्वती, इन तीनों का जो संगम होता है वो होता है इलाहाबाद में, इलाहाबाद यूपी में। और ये जो चंबल है ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना में जिस स्थान पे मिलती है, यमुना में जिस स्थान पे मिलती है इटावा, और इटावा पड़ता है यूपी में। इस नदी का नाम है चंबल। तो हम चंबल पे चर्चा कर लें। तो आज अपना टॉपिक है चंबल नदी। चंबल को वैदिक काल में चर्मवती भी कहा जाता है, वैदिक काल में चर्मवती। और ये मालवा के पठार में। दोस्तों, राजस्थान में एक पठार है हाड़ौती का पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में यहां पे एक पठार है हाड़ौती का पठार, और हाड़ौती का पठार एमपी में एक पठार है मालवा का पठार। तो हाड़ौती का पठार किसका भाग है? मालवा का पठार। मालवा का पठार किसका भाग है? दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का। तो हाड़ौती का पठार मालवा का पठार का भाग है, और मालवा का पठार कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। मालवा का पठार पड़ता है एमपी में। तो हाड़ौती का पठार मालवा का पठार भाग है, और मालवा का पठार कहां पड़ता है? एमपी में। और चंबल नदी का उद्गम भी कहां से होता है? एमपी से होता है। और जिस आपको होता है जिस पठार से होता है उस पठार का नाम क्या है? मालवा का पठार। यानी ये मालवा के पठार से गुजरती है, इसलिए इसका नाम है मालव गंगा, यानी मालवा की गंगा, इसलिए इसे बोलते हैं मालव गंगा। चंबल नदी का एक और नाम है मालव गंगा, इन मालवा की गंगा, क्यों? मालवा के पठार जो एमपी से चंबल नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद इस नदी को
कामधेनु भी कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु। जब भी दोस्तों आपको कामधेनु आए तो एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछा जा सकता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। कामधेनु का संबंध है पशु संपदा से, खनिज संपदा से, नदियों से या वन संपदा से। कामधेनु का संबंध है, कामधेनु का संबंध है पशु संपदा से, खनिज संपदा से, नदियों से या वन से। तब आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे देंगे आपके, और भी ऑप्शन बन सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और डी ऑप्शन आ सकता है फर्स्ट थर्ड। कामधेनु का संबंध है तो कामधेनु आपको पता है गौवंश की एक नस्ल है राठी, गौवंश की एक नस्ल है राठी, और उसको राठी नस्ल को आपको पता है राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। और जो गौवंश की नस्ल है इसलिए आती है पशु संपदा में। और राजस्थान की एक नदी चंबल, उसको भी राजस्थान की क्या कहा जाता है? कामधेनु। तो कामधेनु का संबंध पशु संपदा से, राठी गौवंश की नस्ल है, और नदियों से भी है। कौन सी नदी? चंबल। ठीक है, तो कामधेनु का संबंध किस किस से है? तो पशु संपदा से भी और नदियों से भी है, दोनों से है। अब आपसे पूछें कौन सी नदी से? तो चंबल से। कौन सी गौवंश की नस्ल से? तो राठी से। इसी प्रकार एक आता दोस्तों नाली, नाली का संबंध किससे है? तो नाली आपको बता दें घग्गर नदी का संबंध किससे? नाली से। आपको तो कि घग्गर नदी के पाटे को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है, और भेड़ की नस्ल भी है कौन सी? नाली। तो नाली और कामधेनु राजस्थान की ज्योग्राफी में जब भी पूछा जाए तो इनका नदियों से भी संबंध है और पशु संपदा से भी संबंध है, तो इसे कामधेनु भी कहा जाता है। और इसे सदानीरा, माही नदी के बाद ये राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी बहता है। सदानीरा भी बोलते हैं या वर्ष वाहिनी भी कहा जाता है। सदानीरा या वर्ष वाहिनी या बारहमासी भी कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम थे, चंबल नदी के उपनाम। वापस रिपीट कर देते हैं, चंबल नदी के उपनाम कौन कौन से? वैदिक काल में चरमवती, मालवा के पठार से गुजरती है मालव गंगा, राजस्थान की कामधेनु, सदानीरा, वर्षवानी, बारहमासी कहा जाता है। अब देखो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जनाबाव की पहाड़ियों से होता है। और जब उद्गम होता है तो आपको पता है जब उद्गम एमपी में होता है तो एमपी में आपको पता है इसमें कुछ आके सहायक नदियां मिलती है। एमपी में इसमें कुछ आके क्या मिलती है? सहायक नदियां मिलती है। सिवान, शैतम, शिप्रा, ये ऐसी सहायक नदी हैं जो चंबल में एमपी में ही मिल जाती है, राजस्थान में नहीं। एमपी से निकलती है और एमपी में चंबल में मिल जाती है। कौन कौन सी? सिवान, शैतम और शिप्रा। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका शिप्रा। आपको पता है शिप्रा के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर? तो शिप्रा के किनारे कौन सा शहर है? उज्जैन शहर बसा हुआ है एमपी का, उज्जैन शहर। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे? शिप्रा के किनारे। आपको पता है तात्या टोपे को जो फांसी दी गई कौन सी नदी के किनारे दी गई? शिप्रा नदी के किनारे, तात्या टोपे को। इसी प्रकार आपको तो वीर दुर्गादास राठौड़, जोधपुर, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी भी कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। दुर्गादास राठौड़, इनकी छतरी भी कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के। तो शिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। एमपी से निकलती और एमपी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, चंबल की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो एमपी में मिलती है? सिवान, शैतम और शिप्रा। और शिप्रा के बारे में 3 क्वेश्चन, उज्जैन शहर, तात्या टोपे, ठीक है, इनको फांसी इसी के किनारे, और दुर्गादास राठौड़, इनकी छतरी भी शिप्रा नदी के किनारे। जब ये एमपी में बहती है तो उद्गम स्थान पे इसमें जो पहला बांध बना होता है, उद्गम स्थान से जब निकलती है इस पे जो सबसे पहला बांध आता है दोस्तों, इस बांध का जो नाम है वो है गांधी सागर बांध। तो इसमें जो सबसे पहला बांध आता है उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां है? तो एमपी में है। एमपी में किस जिले में है? मंदसौर। मंदसौर एमपी में है। आपसे पूछेंगे चंबल नदी पे कुल 4 बांध बने हैं, उनमें सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला, राजस्थान में पूछे तो राणा प्रताप सागर, लेकिन चंबल नदी पर जो 4 बांध बने हुए उनमें सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला कौन सा है? गांधी सागर बांध। सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध, सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध एमपी में। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, चंबल नदी पर उद्गम से
पहला कौन सा बांध बना है? तो गांधी सागर बांध। उद्गम होती है, उद्गम से पहला बांध आता है, उसका नाम क्या है? गांधी सागर बांध। अब देखो ये एमपी में प्रवाहित होने के बाद राजस्थान में आती है, और जब दोस्तों ये राजस्थान में आती है तो राजस्थान में चित्तौड़ जिले से प्रवेश करती है, और चित्तौड़ जिले का एक स्थान है चौरासीगढ़। चित्तौड़ में ये कहां से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ से। चौरासीगढ़ चित्तौड़, चौरासीगढ़ चित्तौड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। एमपी के बाद बनने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, और जब ये राजस्थान में आती है तो राजस्थान में जब आएगी तो कौन से जिले में? चित्तौड़ में। क्वेश्चन पूछा जाता है चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? चित्तौड़ से। ठीक है, कौन से स्थान से? चौरासीगढ़ से। तो चे से चंबल नदी, चे से चित्तौड़ जिला और चे से चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। अब देखिए जब ये आपको होता है चित्तौड़ में आती है, चित्तौड़ में आती है तो इस पे इस तरफ से एक सहायक नदी आके मिलती है, इस तरफ से एक सहायक नदी आके मिलती है, और इस सहायक नदी का नाम है दोस्तों बामनी, जो चित्तौड़ से ही निकलती है। चित्तौड़ में ये चित्तौड़, चित्तौड़ यहां से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी का नाम है दोस्तों बामनी। बामनी भी बोलते हैं और इसे ब्राह्मणी भी कहा जाता है, बामनी या ब्राह्मणी नदी, बामनी या ब्राह्मणी नदी। इस तरफ से चित्तौड़ में हरिपुरा की पहाड़ियां, हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़ से, हरिपुरा की पहाड़ियां, हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़ से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम बामनी या ब्राह्मणी है, और ये चित्तौड़ में ही बैसरोडगढ़ नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? चंबल में। ये चंबल और इस तरफ से आने वाली बामनी, ये आपकी नदी है चंबल, और इस तरफ से आने वाली नदी कौन सी है? बामनी। चंबल और बामनी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है, और उस दुर्ग का नाम है दोस्तों बैसरोडगढ़ दुर्ग। चंबल और बामनी के संगम पे, ये चंबल और ये बामनी, इसके संगम पे एक दुर्ग बना हुआ है, इस दुर्ग का नाम है दोस्तों बैसरोडगढ़ दुर्ग। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बैसरोडगढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है? तो दो नदियों के संगम पे बना है, तो जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। तो बैसरोडगढ़ का दुर्ग पहला तो ये पता होना चाहिए कहां है? चित्तौड़ में है। दूसरा, किन दो नदियों के संगम पे है? चंबल और बामनी के संगम पे है। दूसरा, कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग की 9 श्रेणी है। जल दुर्ग भी कहा जाता है इसे, ओदक दुर्ग भी कहा जाता है। इंतजार मत करना, जल दुर्ग नहीं आए तो दूसरा नाम भी आ सकता है ओदक दुर्ग। और इसका जो उपनाम है इसे बोलते हैं राजस्थान का वेलोर, राजस्थान का वेलोर, इसका उपनाम है इसे राजस्थान का वेलोर। तो बैसरोडगढ़ का दुर्ग किस जिले में है? चित्तौड़ में। कौन सी दो नदियों पे? चंबल और बामनी के संगम पे। जब दोनों नदियां संगम पे, आपको दोनों नदियां मिलती है तो वहां पे एक दुर्ग बना, उसका नाम है बैसरोडगढ़ का दुर्ग। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि कैसा दुर्ग है? तो नदियों के किनारे बना तो जल दुर्ग या ओदक दुर्ग है। और आपसे पूछिए इसका उपनाम क्या है? राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। चित्तौड़ में पहला दुर्ग आता है बैसरोडगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़ में ही बह रही है। जब ये चित्तौड़ में आगे प्रवाहित होती है, जब आगे प्रवाहित होगी तो आपको तो चित्तौड़ में एक जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। चित्तौड़ में इसमें एक जलप्रपात बना, उसका नाम है दोस्तों चूलिया जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। तो यहां पे हम करते हैं चर्चा चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। पहला क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? चित्तौड़ में। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तब भी आपका आंसर क्या होगा? राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 18 मीटर। कितने मीटर? 18 को यदि हम उल्टा कर दें तो 81। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, जो प्रतापगढ़ में है जाखम नदी पर। उसकी ऊंचाई कितनी है? 81। और इसका उल्टा कर देंगे तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसकी ऊंचाई 18 मीटर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो देखो बहुत ध्यान से सुनना, राजस्थान का सबसे ऊंचा, ऊंचा में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, कौन सा है? चूलिया, तो 6 आ रहा है। कौन सी नदी पे? चंबल में, तो भी 6 आ रहा है। और कौन से जिले में? चित्तौड़ में, तो भी क्या आ रहा है? 6। तो 6 याद रखना। राजस्थान का सबसे ऊंचा कौन सा है? चूलिया। कौन से जिले में? चित्तौड़। और आपसे पूछेंगे कौन सी नदी पर है? चंबल। सभी में क्या आ रहा है? 6।
छः 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 छः, ये आपको याद रखना। अब देखो राजस्थान के अलग अलग जलप्रपात भी बनाए थे। मैंने बताया ना, मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर है भीलवाड़ा में, भीमताल जलप्रपात मांगली नदी पर है बूंदी में। इसी प्रकार मैंने बताया था कि दिर जलप्रपात, आगे बढ़ाएंगे, दिर जलप्रपात कुकुंद नदी पर है भरतपुर में, और दमोह जलप्रपात इसी चंबल नदी पे देखेंगे धौलपुर में। इस प्रकार राजस्थान के मुख्य मुख्य जलप्रपात भी आपको याद होने चाहिए, कई बार सम्मिलित में आ जाता है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात मैंने करा दिया, चूलिया जलप्रपात, जो चंबल में और चित्तौड़ में है। नेक्स्ट, जब नदी आगे बढ़ती है चित्तौड़ में जो नदी जब दोस्तों आगे बढ़ती है तो इस पे एक और बांध आता है, और उस बांध का नाम है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। इस बांध का नाम है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। इस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। तो पहला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध के बारे में क्या क्या विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है, तो चंबल नदी पर है। प्रॉपर किस स्थान पे है, तो रावतभाटा चित्तौड़ में। प्रॉपर स्थान है रावतभाटा चित्तौड़। और आपको बता दूं, राजस्थान का प्रथम या राजस्थान का अभी एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां लगा हुआ है, रावतभाटा चित्तौड़ में लगा, राजस्थान एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, रिएक्टर। तो राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां लगा हुआ है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वो रावतभाटा चित्तौड़ में लगा हुआ है, ठीक है, और कनाडा की सहायता से लगाया गया है। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है, चंबल नदी पे, किस स्थान पर है, रावतभाटा चित्तौड़ में। तो एग्जामिनर दोस्तों ऐसा भी पूछ सकता है, रावतभाटा शहर कौन से नदी के किनारे है, तो ये जो रावतभाटा शहर है वो कौन से नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। अब देखो राणा प्रताप सागर की मुख्य विशेषता, चंबल नदी पर जितने भी बांध बने हुए हैं उनमें सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, 172 मेगावाट। आपको पता है गांधी सागर से 115 मेगावाट होती है, राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट होती है, और आगे देखेंगे हम, ठीक है, जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट और कोटा बैराज से 0 या 0 मेगावाट। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक विद्युत उत्पादन वाला बांध, चंबल नदी पर बने बांधे 4 बांध बने हैं, चंबल नदी पर बने बांधों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला बांध कौन सा है, तब आपका आंसर होगा राणा प्रताप सागर बांध, और इसकी क्षमता है 172 मेगावाट। राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध भी कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध, जल भराव क्षमता वाला बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है प्रतापगढ़ में, राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिशलपुर है बनास नदी पर, और राजस्थान का सबसे सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध है, ठीक है, कौन से नदी पर, चंबल नदी पर, और कहां है, चित्तौड़ में। अब देखिए जब नदी ये चित्तौड़ में प्रवाहित हो रही है, बैसरगढ़ दुर्ग भी कहां है, चित्तौड़ में, चूलिया जलप्रपात भी कहां है, चित्तौड़ में, और राणा प्रताप सागर बांध भी कहां है, चित्तौड़ में। अभी तक ये नदी कहां प्रवाहित हो रही थी, चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद दोस्तों, ये चित्तौड़ में प्रवाहित होने के बाद दोस्तों जाती है कोटा और बूंदी की क्या बनाती है, सीमा। कोटा बूंदी की क्या बनाती है, सीमा। और कोटा बूंदी की सीमा पर एक और बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम है दोस्तों जवाहर सागर बांध। कोटा बूंदी की सीमा पर बोराबास गांव में एक बांध बना हुआ है, उस बांध का प्रॉपर स्थान भी पूछे जाते हैं, जैसे इसका प्रॉपर स्थान पूछ लेंगे तो रावतभाटा। इसी प्रकार यहां पे एक बांध बना है, उस बांध का नाम है दोस्तों जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। दोस्तों जवाहर सागर बांध का एक और नाम मिलता है, और इस बांध को बोलते हैं कोटा डैम। कोटा बैराज अलग है, इसे बोलता है कोटा डैम। जवाहर सागर बांध का दूसरा नाम है कोटा डैम। अब आपसे पूछेंगे किस स्थान पर है, तो कोटा बूंदी की सीमा पर एक गांव है बोराबास, बोरागास, जो कोटा और बूंदी की सीमा पर है। कोटा बूंदी सीमा पर एक गांव बना बोराबास, उस पर एक बांध बना जवाहर सागर या कोटा बैराज। इसकी एक विशेषता है, आगे जाके हम बांधों की अलग से विशेषता पढ़ेंगे। एक मुख्य विशेषता क्या है कि चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए, उनमें से एकमात्र ऐसा बांध है
चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए, उसमें से एकमात्र ऐसा बांध है जो पिकअप बांध है। पिकअप बांध का तात्पर्य दोस्तों पानी को ऊपर उठाने के लिए जो बांध बनाया जाता है, उसमें ऐसे बांध जिसमें पानी को ऊपर उठाने की विशेषता होती है, उसे पिकअप बांध कहा जाता है। तो चंबल नदी पे जितने भी बांध बने हैं उनमें से एकमात्र पिकअप बांध, एकमात्र, जैसे नाम सुना होगा कागदी पिकअप बांध माही नदी पे बांसवाड़ा में, नांगलिया पिकअप बांध जाखम नदी पे प्रतापगढ़ में, एकमात्र पिकअप बांध, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट, अब देखो कोटा बूंदी के बाद ये नदी जाती है प्रॉपर कोटा में, और कोटा में जाती है, इसमें कोटा में एक दुर्ग आता है, और इस कोटा में जो दुर्ग आता है उसका नाम है दोस्तों गढ़ पैलेस दुर्ग। कोटा दुर्ग या गढ़ पैलेस दुर्ग, कोटा दुर्ग या गढ़ पैलेस दुर्ग। और कोटा शहर भी किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। राउतवाटा किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। कोटा किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। और बूंदी का एक शहर है जहां शुगर मिल भी थी, केशोरायपटन। केशोरायपटन जो बूंदी में है वो भी किस नदी के किनारे? चंबल। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है? केशोरायपटन आ जाएगा, कोटा आ जाएगा, कोटा शहर आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपके राउतवाटा, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा आपके आशपुर। तो आशपुर डूंगरपुर में जो सोम नदी के किनारे है। तो यहां पे एक शहर आता है, यहां पे एक दुर्ग आता है कोटा में, कोटा दुर्ग। कोटे दुर्ग का नाम है गढ़ पैलेस दुर्ग। कोटे दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? गढ़ पैलेस दुर्ग के नाम से। कोटा दुर्ग कह दीजिए या गढ़ पैलेस दुर्ग कह दीजिए, ये कोटा में है और किस नदी के किनारे हैं? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? चंबल नदी के किनारे। तो कैसा दुर्ग हुआ? जब नदी के किनारे होगा तो औदक दुर्ग, औदक दुर्ग कह दीजिए या जल दुर्ग कह दीजिए। और कहां ये? कोटा शहर। नेक्स्ट, कोटा में जब नदी आगे बढ़ती है, कोटा में जब आगे बढ़ती है तो कोटा में एक और इस पे बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है दोस्तों कोटा बैराज बांध। इस बांध का नाम है आपका कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध प्रॉपर कोटा शहर में है, प्रॉपर कोटा शहर में है। और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो दोस्तों ये है कि ये केवल सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है। बांध विद्युत के लिए भी हो सकता है, पेयजल के लिए भी हो सकता है, सिंचाई के लिए, लेकिन कोटा बैराज बांध केवल सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है, इससे विद्युत का उत्पादन नहीं होता। तो सिंचाई के लिए जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो सर्वाधिक कैचमेंट एरिया किस बांध का है? तब आपका आंसर होगा कोटा बैराज, क्योंकि ये सिंचाई के लिए होता है और सिंचाई के वाले क्षेत्र को बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध कौन सा है? तब आपका आंसर होगा कोटा बैराज। इसकी जो मुख्य विशेषता वो कौन सी है? सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध, सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध। दोस्तों चंबल नदी विस्तृत है, व्यापक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, और डेप्थ में हम पढ़ेंगे तो थोड़ा वीडियो आपको उतना लेंदी हो सकता है, लेकिन कंप्लीट जानकारी आपको चंबल नदी के बारे में मिलेगी इसमें। अब देख लीजिए, चंबल नदी पर हम कुल कितने बांध देखे? हमने 4। पहला बांध का नाम था दोस्तों, पहला बांध का नाम था गांधी सागर बांध। दूसरा बांध देखा था आपने राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा देखा था जवाहर सागर बांध, और चौथा देखा था कोटा बैराज बांध। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं दोस्तों? यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि चंबल नदी पर बने बांधों को उद्गम से मुहाने की ओर जमाइए। ये उद्गम है, चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ियों से, उद्गम से मुहाने की ओर जमाइए, तब आपका आंसर होगा। याद कैसे रखोगे आप ऐसे? महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, ये गांधी जी है, और यहां पे आपने महाराणा प्रताप का नाम तो सुना होगा, ये राणा प्रताप से, यानी महाराणा प्रताप से याद रख लेना। और आपको पता है सागरमल गोपा को जो फांसी दे, जो सॉरी सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जलाने के समय जो जैसलमेर के शासक थे उनका नाम था जवाहर सिंह। क्या नाम था? जवाहर सिंह। तो ये आपका क्या हो गया? जवाहर सिंह। और तीनों कहां के थे? कोटा के। ऐसे याद रख लेना, महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, वहां से महाराणा प्रताप और जवाहर सिंह, तीनों के तीनों कहां के थे? कोटा के। आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, चंबल नदी पर बने बांधों को उद्गम से मुहाने की ओर या मुहाने से उद्गम की ओर, तब आपको बहुत ही प्यारे तरीके से याद कर लेना है कि महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप और जवाहर सिंह तीनों कहां के थे? कोटा के। इधर से पूछ ले तो ये मुहाने से क्या हो जाएगा? उद्गम। अब देखिए दोस्तों, इनकी और भी विशेषताएं पूछी जाती है, हम आगे जाके चर्चा कर लेंगे। अब हम चंबल नदी को आगे पढ़ लेते हैं। चित्तौड़ में बहने के बाद कोटा बूंदी की सीमा में रही, तो चित्तौड़, कोटा, बूंदी 3 जिले हो गए।
अब सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, क्योंकि राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती, तो याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी नीचे के 3 और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर ऊपर के 3, टोटल कितने हो गए 6। अब ये नदी जाती है कहां, सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में आपको पता है कि इस चंबल की, मैंने बार बार पिछले वीडियो में भी रिपीट किया था, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल, और चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बनास। यहां खमनोर की पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में, मैं आपको खमनोर बनास नदी पढ़ा चुका हूं, पिछले वीडियो जाके देख सकते हो आप। खमनोर की जो पहाड़ियां हैं राजसमंद में, और यहां से निकलने के बाद ये 6 जिलों में, ठीक है, राजसमंद से निकलने के बाद चित्तौड़, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद अजमेर, और अजमेर के बाद टोंक और सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में आके आपको बताया इस तरफ से आती है सीप, और ये आपकी है बनास, ये बनास, ये सीप, और यह आपका जो है ये मुख्य नदी है, इसका नाम है चंबल। 3 नदियां मिलती है तो क्या बनेगा, त्रिवेणी संगम। यहां पे 3 नदियां मिल रही है तो क्या बन रहा है, त्रिवेणी संगम। और जिस स्थान पे ये त्रिवेणी संगम बनता है उस स्थान का नाम है रामेश्वरम। जिस स्थान पर यह त्रिवेणी संगम बनता है उसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम प्रॉपर स्थान है। तहसील पूछे तो आपको खंडार तहसील है, और जिला पूछे तो सवाई माधोपुर है। और यहां पर आचार्य परशुराम की क्या है, तपोस्थली है। तो आपने राजस्थान में 5 त्रिवेणी संगम देखे, एक बेणेश्वर पढ़ाया था मैंने, फिर आपको पता बिगोद भीलवाड़ा में पढ़ाया था, उसके बाद राजमहल टोंक में पढ़ाया था, उसके बाद देवधाम जोधपुरिया टोंक में पढ़ाया था, और ये रामेश्वरम। तो बेणेश्वर, रामेश्वरम, देवधाम जोधपुरिया, राजमहल टोंक और बिगोद राजस्थान में 5 त्रिवेणी संगम है। और कौन कौन से जलप्रपात है वो उनकी भी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ रामेश्वरम और यहाँ आचार्य परशुराम की क्या है, तपोस्थली। अब देखो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बनास। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बनास, ठीक है। और आपसे चंबल किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना की। चंबल किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना की। ये देख लीजिए चंबल किस में जाके मिलती है, यमुना में। तो देखो सवाई माधोपुर के बाद ये जाती है करौली। सवाई माधोपुर में हो गया, सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम आती है, उसके बाद जाती है करौली। और करौली में आपको पता है डांग क्षेत्र आगे जाके चर्चा करेंगे। करौली के बाद जाती है धौलपुर। जब ये दोस्तों धौलपुर में जाती है तो इसमें धौलपुर में एक जलप्रपात बना है, इस जलप्रपात का नाम है दमोह जलप्रपात। जब धौलपुर जाती है तो इसमें एक जलप्रपात है, दमोह जलप्रपात है, दमोह जलप्रपात। दमोह जलप्रपात कहां है, धौलपुर में है। किस नदी पर है, तो चंबल नदी पे। चंबल नदी पे 2 जलप्रपात हो गए, एक चूलिया हो गया और एक कौन सा हो गया, दमोह। आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ कॉमन चीजों की चर्चा करेंगे जो एग्जामिनर अक्सर गलत करवा दिया जाता है। दीर जलप्रपात कहां है, दमोह कहां है। इसी प्रकार आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो गंभीर किसकी सहायक नदी है, गंभीरी किसकी सहायक नदी है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गंभीर किसकी सहायक नदी है, गंभीरी किसकी सहायक नदी है। और बता सकते हो मुझे खारी, खारी, खारी। राजस्थान में 3 खारी नदियां हैं, ये किस किस की सहायक नदी हैं, तीनों के बारे में बताओगे आप। एक और बता सकते हो आप, राजस्थान में 2 पार्वती नदियां हैं, पार्वती, पार्वती। ये दोनों अलग अलग किस किस की सहायक नदी हैं, ये भी आप बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो मोरेन और मोरेल, मोरेन और मोरेल। तो ये कॉमन नाम है जो आपको अक्सर राजस्थान में ये भी बता सकते हो, बांडी और बांडी, 2 नदियां मिलती है बांडी। तो राजस्थान में 3 खारी नदियां मिलती है, किस किस की सहायक नदियां। राजस्थान में 2 पार्वती नदियां मिलती है, राजस्थान में एक गंभीर और एक गंभीरी मिलती है, एक मोरेन और एक मोरेल मिलती है, एक दीर और दमोह, एक बांडी, 2 बांडी मिलती है। अक्सर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देते हैं, जैसे दे दिया कौन किसकी सहायक नदी है, तो हल्का सा अंतर करेगा। जैसे चित्तौड़ दूर किस पे, तो बेडच और गंभीरी, गंभीरी की जगह वो लिख देगा गंभीर। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। या पूछ लें कौन किसकी सहायक नदी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। अब देखिए धौलपुर में बहने के बाद ये नदी जाती है यूपी में। धौलपुर में बहने के बाद ये नदी कहां जाती है, यूपी में। और यूपी में जाके इटावा, मुरादगंज नामक स्थान पे जाके किस मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो ये नदी थी आपकी चंबल। अब चंबल के आते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी तो मैंने चंबल के बारे में नॉर्मल आपको सामान्य जानकारी बताई है। जल्दी से हम इसके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे, जब तक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे चर्चा नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन आपके निकल के नहीं आएंगे, पैटर्न नहीं पता लगेगा। पहला क्वेश्चन बन सकता है, पहला जानना चंबल, आपसे पूछेंगे चंबल नदी का उद्गम कहां से, जनापाव की पहाड़ियां। डायरेक्ट बड़ा पाव कह दीजिए या जनापाव की पहाड़ियां। कौन सा पर्वत पूछे तो विंध्याचल पर्वत, एमपी राज्य के इंदौर जिले के महू नामक स्थान से। नेक्स्ट, चंबल नदी कुल कितने राज्यों में प्रवाहित होती है,
दोस्तों चंबल नदी राजस्थान के चंबल नदी कुल 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, एमपी, राजस्थान और यूपी। तो चंबल नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 3। चंबल नदी कुल कितने जिलों में प्रवाहित होती है राजस्थान के? तो राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो राजस्थान के कितने जिलों में? 6। कुल कितने राज्यों में? 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट, चंबल नदी के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने? 4। चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने। महात्मा गांधी याद रख लेना, महाराणा प्रताप याद रख लेना, ठीक है, जवाहर सिंह याद रख लेना, और कहां के हैं? कोटा के। उद्गम से मुहाने, मुहाने से उद्गम। लेकिन और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बांधों के? ध्यान रखना, चंबल नदी को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। राजस्थान से यूनेस्को की सूची में क्या क्या शामिल है अक्सर आपको पता नहीं है, तो पता होना चाहिए राजस्थान से यूनेस्को की सूची में क्या क्या शामिल किया गया है। आपको तो जंतर मंतर को यूनेस्को की सूची में, 2 प्रकार की सूची होती है यूनेस्को की, प्राकृतिक सूची होती है, एक सांस्कृतिक होती है। प्राकृतिक में जैसे राष्ट्रीय उद्यान को शामिल करते हैं, प्रकृति को जैसे नेचुरल चीजों को शामिल करते हैं, और सांस्कृतिक में कल्चरल चीजों को, सांस्कृतिक चीजों को, जो हमारे आर्ट एंड कल्चर है उसकी चीजों को शामिल करते हैं। तो ध्यान रखना, जंतर मंतर को शामिल किया गया है। इसी प्रकार आपसे पूछे तो आपको 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। इसी प्रकार आपसे पूछे तो आपको पता है हाल ही में 2018 में जयपुर के परकोटे को, ये ऐसा ही 2018 में पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर पूछा था, जयपुर का परकोटा, इसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और बता दें, एक राजस्थान का नृत्य कालबेलिया नृत्य की यूनेस्को की सूची में, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, कालबेलिया। इसी प्रकार नदी पूछे तो आपको कौन सी? चंबल नदी। राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो आपको कौन सा? केवलादेव। इन सबको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो कौन कौन से हो गए? राजस्थान से जंतर मंतर है, 6 दुर्ग है, परकोटे को है, ठीक है, कालबेलिया नृत्य को, नदी पूछे चंबल, और राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो केवलादेव। इनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और लेटेस्ट कौन सा है? परकोटे वाला। तो हम नदी पढ़ रहे हैं, तो यूनेस्को की सूची में शामिल करने के कुछ रीजन होते हैं। ऐसी नदी जिसकी कुछ मुख्य विशेषता होती है, इसलिए यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है। तो चंबल नदी को यूनेस्को की सूची में क्यों शामिल किया गया? चंबल नदी पर राजस्थान में, चंबल नदी पर कुल 4 बांध है, लेकिन राजस्थान में कितने हैं? 3, क्योंकि गांधी सागर एमपी में। तो राजस्थान में जो 3 बांध बने, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये 100 किलोमीटर के दायरे में। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए, इसलिए इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की सूची में शामिल नदी कौन सी? चंबल। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पर कुल 4 बांध है, राजस्थान में 3 है। अब आप सोचिए, चंबल नदी पर बने बांधों में सर्वाधिक जलभराव क्षमता, तब आपका आंसर होगा गांधी सागर बांध। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक जलभराव क्षमता पूछ ले तो राणा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी पर 4 बांध बने दोस्तों, 4 बांध बने, लेकिन कौन कौन से चरण में बने? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। राजस्थान का कौन सा बांध प्रथम चरण में बना है? राजस्थान में 3 बांध है, चंबल नदी पर 3 बांध है, उनमें से कौन सा प्रथम चरण में बना है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरे चरण में कौन सा बना है? तीसरे चरण में कौन सा बना है? 4 बांध है, लेकिन चरण कितने हैं? 3 ही। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 4 बांध बने, लेकिन कितने चरण में बने हैं? 3 ही चरण में बने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो, छोटे बच्चे को 3 तक की काउंटिंग आती है। जैसे मुझे पूछे काउंटिंग कितनी बार आती है, तो मैं कहूंगा 1, 2, 3 और वापस 1 से शुरू कर दूंगा। छोटा बच्चा ऐसा करता है 1, 2, 3 वापस 1 से। तो आपको भी ऐसे याद रखना है, ये बांध तो क्रम से 1, 2, 3 वापस 1 से। तो 4 बांध कितने चरण में? 3 चरणों में। पहला बांध पहले चरण में, दूसरा बांध दूसरे चरण में, तीसरा बांध तीसरे चरण में, चौथा बांध पहले चरण में। तो ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट दोनों ही प्रथम चरण में बने। तो याद करना बहुत आसान है, पहला पहले में, दूसरा दूसरे चरण में, तीसरा तीसरे में, चौथा पहले चरण में। तो राजस्थान में कौन सा बांध पहले चरण में बना है? तो अब आंसर होगा कोटा बैराज बांध। और दूसरा दूसरे में बना, तीसरा तीसरे में बना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुल 4 बांध 3 चरण में बने, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा पहले में। एक और क्वेश्चन, जल भराव आप समझेंगे, विद्युत उत्पादन क्षमता। तो गांधी सागर बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो दोस्तों है 115 मेगावाट। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर की विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट। जवाहर सागर की 99 मेगावाट। और इसी प्रकार आपसे पूछे कोटा बैराज की तो 0 मेगावाट, क्योंकि यह केवल सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है। केवल किसके लिए?
सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है। तो केवल सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाला कोटा बैराज है, इसलिए इसका कैचमेंट एरिया सिंचाई क्षेत्र सर्वाधिक है। तो यहां से विद्युत उत्पन्न नहीं होती। चंबल नदी पर बने बांध में से कौन सा बांध जिससे विद्युत का उत्पन्न नहीं होता? तो आपका आंसर होगा कोटा बैराज। चंबल नदी पर बना एकमात्र बांध जो केवल सिंचाई के लिए काम आता है, कोटा बैराज। चंबल नदी पर बना एकमात्र पिकअप बांध, तब आपका आंसर क्या होगा? जवाहर सागर बांध। चंबल नदी पर विद्युत उत्पादन क्षमता सर्वाधिक किसकी है? राणा प्रताप सागरी। सर्वाधिक जल प्रवाह क्षमता वाला किसका है? गांधी सागर। लेकिन राजस्थान में पूछे तो राणा प्रताप सागर। अब देखिए, चंबल परियोजना सुना होगा। हम चंबल नदी कर रहे हैं तो सिंचाई परियोजना भी साथ डिस्कस कर लेते हैं, नदियों के साथ हम सिंचाई परियोजना को डिस्कस कर लेते हैं। तो चंबल परियोजना का नाम सुना होगा। चंबल परियोजना दोस्तों, चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, लेकिन चंबल जो परियोजना है वो 2 ही राज्यों की है, राजस्थान और एमपी की। अक्सर पूछ लेते हैं चंबल परियोजना किसकी? राजस्थान और एमपी की। और सिंचाई हो, भले ही सिंचाई की बात हो, पेयजल की बात हो या विद्युत की बात हो, इनमें राजस्थान और एमपी का जो हिस्सा है, दोनों का जो हिस्सेदारी वो कितनी है? 50-50, 50-50%। तो चंबल, एक और क्वेश्चन बन सकता है, चंबल नदी की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो दोस्तों जो चंबल नदी की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 386 मेगावाट। कैसे? याद कर लीजिए, 115 इसकी हो गई, 172 इसकी हो गई, 99 इसकी होगी और 0 उसकी होगी। इनको ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 386 मेगावाट। तो चंबल की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 4 बांध में से 3 बांधों पर विद्युत होती है और इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 386 मेगावाट। लेकिन राजस्थान को कितनी मिलती है? तो दोस्तों जो राजस्थान को मिलेगी कितनी? 50%। तो 193। 386 का 50 आधा होता है 193। 193 किसको मिलेगी? एमपी को। तो यहां से 2 क्वेश्चन। चंबल परियोजना पहला क्वेश्चन कितने राज्यों की है? 2 राज्यों की, राजस्थान और एमपी की। हिस्सेदारी 50-50%। अब आपसे पूछेंगे कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो कुल है 386 मेगावाट, लेकिन राजस्थान की हिस्सेदारी पूछ लेते 193 मेगावाट। ये आपको अलग अलग पता होना चाहिए। यदि हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? चंबल नदी दोस्तों जब सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में जाती है, कोटा का कुछ पार्ट, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में जाती है, तो आपको पता है जब ये नदी जाती है कोटा से पहले चित्तौड़, कोटा और बूंदी वाला पार्ट, यहां पर तो आपको पता है कि यहां पे पथरीली भाग है, ऊपर माल का पठार है चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक जो पठार होता है उसे बोलते हैं ऊपर माल का पठार। तो यहां तो ऊपर माल का पठार है, यानी पथरीली भूमि। तो पहले तो ये नदी, चंबल नदी पथरीली भूमि में बहती है, उसके बाद पथरीली भूमि के बाद ये मैदानी भाग में आ जाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो पहले पथरीले भाग में और उसके बाद मैदानी भाग में बहती है? तब आपका आंसर होगा चंबल। और चंबल जब मैदानी भाग में जाती है तो दोस्तों जल के द्वारा अपर्दन होता है। जल के द्वारा क्या होता है? अपर्दन। और जब जल के द्वारा अपर्दन होता है, अपर्दन और भी बहुत, अपर्दन का सामान्य अर्थ होता है कटाव। ये जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है और हिमनद के द्वारा भी हो सकता है। तो राजस्थान में हिमनद तो है नहीं, राजस्थान में 2 तरीके से होता है, जल के द्वारा और वायु के द्वारा। वायु के द्वारा सर्वाधिक देखने को मिलता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, जहां बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है। और जल के द्वारा होता है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, क्योंकि नदियां कहां बहती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अब देखो, जब कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में चंबल नदी बहती है, तो चंबल नदी आपको पता है, चंबल नदी जब बहेगी तो आपको क्या करेगी? कटाव करेगी, अपर्दन करेगी। और चंबल नदी के अपर्दन के कारण आपको पता गहरी गहरी नालियां बन जाती है, ये नालिकादार अपर्दन करती है, उसे बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। चंबल नदी के कारण कौन सा अपर्दन होता है? अवनालिका अपर्दन होता है, गहरी गहरी नालियां बन जाती है। आपको पता है जब अवनालिका अपर्दन होगा तो गहरे गहरे नालियां बन जाएगी या गहरे गहरे गोर्ज या गड्ढे बन जाएंगे। तो गहरे गहरे गोर्ज, जिसमें आपको तो चंबल में, उन गोर्जों में आपको पता है डाकू भी निवास करते हैं, चंबल के डाकू, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है कि अवनालिका अपर्दन के लिए, अवनालिका अपर्दन या नालीदार अपर्दन, अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल। अवनालिका अपर्दन कौन से बेसिन में देखने को मिलते हैं? तो चंबल नदी के बेसिन में देखने को मिलते हैं। अवनालिका अपर्दन के कारण गहरे गहरे क्या बन जाते हैं? गोर्ज, गहरे गहरे गोर्ज या गड्ढे बन जाते हैं। और गड्ढे बनने से दोस्तों जमीन कैसी हो जाती है? उबड़ खाबड़। जब गहरे गहरे गड्ढे बन जाएंगे तो जमीन कैसी हो जाएगी? उबड़ खाबड़ हो जाएगी। और जमीन की जो है स्थिति है वो गुड होगी, जमीन गुड होगी या बेड? बेड हो जाएगी,
क्योंकि वहां पर कृषि करना संभव नहीं होगा, उसे बोलते हैं बेड लैंड टोपोग्राफी, या हिंदी में बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। स्थल की आकृति, नाम में अर्थ छुपा है। स्थल की आकृति उत्खात यानी उबड़ खाबड़ हो जाती है। जब आपको तो घेरे घेरे गोर्ज बन जाएंगे तो स्थल की आकृति कैसी हो जाएगी, उबड़ खाबड़, और स्थल की आकृति ऊपर हो जाएगी तो इसे बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। इंग्लिश में बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। और उत्खात स्थलाली होने के कारण जब जमीन उबड़ खाबड़ हो जाएगी तो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगी, और जब कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगी तो वहां पर आपको बताए कि लोग झाड़ियां उग जाएगी और घास उग जाएगी, तो लोग वहां पशु चराने के लिए जाते हैं, इसलिए उस क्षेत्र को बोलते हैं। आपको तो मारवाड़ में जो छोटा सा क्षेत्र होता है पशु चराने के लिए उसे बोलते हैं बीड़ा। क्या बोलते हैं, बीड़ा। और जब बहुत बड़े भाग पर जाएंगे तो उसे बोलते हैं बीहड़। तो यहां पर उबड़ खाबड़ भूमि हो जाएगी तो ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगी। जब कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगी तो आपको बताए कि यहाँ पे लोग पशु चराने के लिए जाएंगे तो बहुत बड़े जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं बीहड़। इसे क्या बोलते हैं, बीहड़। और जब पशु चराने के लिए लोग जाते हैं तो हाथ में लेके जाते हैं डांग। आपको तो हाथ में एक आपको तो लाठी लेके जाते हैं, उसे बोलते हैं डांग। क्या बोलते हैं, डांग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे क्वेश्चन बनेंगे, पहला अवनालिका अपर्दन कौन सा बेसिन में देखने को मिलते हैं, चंबल बेसिन में। जिले पूछे तो कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर वाले में। अब आपसे पूछेंगे अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, चंबल नदी प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछेंगे उत्खात स्थलाकृति, उबड़ खाबड़ स्थल की आकृति, उत्खात स्थलाकृति कौन से बेसिन में देखने को मिलती है, चंबल बेसिन में। वही जिले पूछे तो वही कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। अब देखो पूछे बीहड़, जहां उबड़ खाबड़ भूमि होगी वहां कृषि तो होगी, तो वहां पे आपको तो कृषि नहीं होगी, लोग पशु चराने के लिए जाएंगे, उस क्षेत्र को बोलते हैं बीहड़। तो बीहड़ आपसे पूछेंगे बीहड़ किस बेसिन में देखने को मिलते हैं, चंबल बेसिन में देखने को मिलते हैं। या आपसे पूछेंगे बीहड़ कौन कौन सर्वाधिक किसमें है, तो बीहड़ सर्वाधिक से ध्यान रखना क्षेत्रफल के अनुसार। तो बीहड़ सर्वाधिक कहां है, शेष से सर्वाधिक, शेष से सवाईमाधोपुर। तो बीहड़ सर्वाधिक कहां है, सवाईमाधोपुर में है। लेकिन प्रतिशत के अनुसार पूछे तो कहां है, धौलपुर में है। प्रतिशत के अनुसार धौलपुर में, क्षेत्रफल के अनुसार कहां है, सवाईमाधोपुर में। और आपको पता है डांग की रानी किसे कहा जाता है, करौली को। डांग की रानी किसे कहा जाता है, करौली को। तो बीहड़ वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, डांग कहते हैं। और चंबल बेसिन में जो मिट्टी देखने को मिलती है वो होती है खादर, क्योंकि यहाँ नवीन मिट्टी होती है, रोज अपर्दन होता है, तो नवीन मिट्टी को बोलते हैं खादर और प्राचीन मिट्टी को बांगर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अवनालिका अपर्दन किस बेसिन में, चंबल बेसिन में। कैसी मिट्टी, खादर। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में, बीहड़ भी चंबल बेसिन में, डांग भी चंबल बेसिन में। जिले पूछे तो कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। सर्वाधिक सवाईमाधोपुर में और प्रतिशत के अनुसार धौलपुर में। और चंबल नदी के क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चंबल नदी के मोस्ट है। चंबल नदी पर कुल कितने जलप्रपात है, तो चंबल नदी पर 2 जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात और दमोह जलप्रपात। चंबल नदी पे कितने जल दुर्ग है, चंबल नदी पे 2 जल दुर्ग है। एक कौन सा दुर्ग है, बैसरोडगढ़ जल दुर्ग, और एक कौन सा है, गढ़ पैलेस जल दुर्ग। चंबल नदी पे कुल कितने बांध है, 4 बांध है। चंबल नदी कितने राज्यों में, 3 राज्यों में। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी। आपसे पूछेंगे राजस्थान में अफवाह क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल नदी। सर्वाधिक बांधों वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी। कितने बांध है, 4। राजस्थान में कितने हैं, 3। आपसे पूछेंगे यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चंबल। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बनास। यूनेस्को की सूची में शामिल नदी कौन सी है, तब आपका आंसर होगा चंबल। अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, चंबल। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, चंबल। अब देखिए राजस्थान में चंबल नदी कुल 4 बांध बने। एकमात्र बांध जो सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है वो कौन सा है, कोटा बैराज। तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। कोटा बैराज बांध सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कोटा बैराज बांध से 2 नहरें निकाली गई है। एक क्वेश्चन आएगा, कोटा बैराज बांध से कितने जिले लाभान्वित होते हैं, राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। या कोटा बैराज बांध सिंचाई के लिए तो कितने राज्यों को सिंचाई होती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं, चर्चा करते हैं इसमें। कोटा बैराज बांध किस नदी पे है, चंबल नदी पे। कोटा बैराज बांध किस नदी पे बना है, देख लीजिए, चंबल नदी पे बना है। कौन से नदी पे, चंबल नदी पे। अब देखिए कोटा बैराज बांध से एक नहर निकाली गई, इसका नाम है राइट कैनाल यानी दाई नहर। इस नहर का नाम है दाई नहर। दाई नहर कोटा से निकाली गई है, तो कोटा में तो सिंचाई होगी क्योंकि कोटा बैराज कोटा में है। कोटा के बाद जाती है दोस्तों ये 12 में। कोटा के बाद कहां जाती है, 12।
और 12 के बाद जाती है दोस्तों, 12 के बाद इस तरफ होता है, राजस्थान का मैप देखिए, 12 के बाद होता है एमपी। क्या होता है? एमपी। उसके बाद कहां जाती है? एमपी में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोटा बेरा से निकाली गई दाई नहर से, कोटा बेरा से निकाली गई दाई नहर से राजस्थान के कितने जिले? 2, कोटा और 12 लाभान्वित होते हैं। उसके बाद ये कहां जाती है? एमपी में। एमपी में क्यों जाती है सर? मैंने बताई थी चंबल परियोजना, राजस्थान का 50% हिस्सा है और इसी प्रकार एमपी का भी 50% हिस्सा है, इसलिए राजस्थान के बाद कहां जाती है? एमपी में। ये दाई नहर, बाई नहर, बाई नहर आपको जब निकाली गई है, ये है बाई नहर। तो बाई नहर आपको तो कोटा से निकाली गई, तो कोटा में तो होगी। कोटा के बाद दोस्तों ये जाती है बूंदी में। कहां जाती है? बूंदी में। और बूंदी में जाने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है इसका, वापस एक बूंदी से एक नदी आती है, आपको तो वैसे तो ऊपरमाल के पठार से निकलती है, उस नदी का नाम है मेज नदी। कौन सी? और मेज नदी पे आपको होता है बूंदी में गुड्डा बांध भी बना है। ये नदी है मेज, मेज चंबल की सहायक नदी। सहायक नदियों में हम अलग से चर्चा करेंगे, पूर्ण रूप से डिटेल से चर्चा करेंगे सहायक नदियों के, क्यों अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बांध का नाम है गुड्डा बांध। गुड्डा बांध कहां है? बूंदी में है। किस नदी पर है? मेज नदी पे। तो कोटा बैराज बांध से जो बाई नहर निकाली गई है, उसे राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं, एक तो कोटा और एक कौन सा? बूंदी। और इसका जो एक्स्ट्रा जल होता है बाद में किस नदी में डाल दिया जाता है? मेज नदी में डाल दिया जाता है, और मेज वापस कहां जाती है? चंबल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होते हैं? तो दोस्तों राजस्थान के कोटा लाभान्वित होता है, 12 लाभान्वित होता है, कोटा वापस आ गया, और बूंदी। तो कितने जिले? ऐसा मत कर देना 2 और 2 4, नहीं, कोटा कॉमन है। तो कितने जिले लाभान्वित होते हैं? 3, कोटा, बूंदी, 12। झालावाड़ लाभान्वित नहीं होता। तो 4 ऑप्शन होते हैं, 3 आपके हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कोटा बैराज बांध से राजस्थान के कितने जिले? तो आपका आंसर होगा 3 जिले लाभान्वित होते हैं। कितने राज्य? तो 2 राज्य, ये तो राजस्थान और ये कौन सा? एमपी। तो कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? 2 राज्य। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है, कोटा बैराज बांध से निकाली गई कौन सी नहर से एमपी लाभान्वित होता है? तो कौन सी नहर से? दाई नहर से एमपी लाभान्वित होता है। बाई नहर का अतिरिक्त पानी किस नदी में डाला गया है? तब आपका आंसर होगा मेज नदी में डाला गया है। चंबल नदी कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? तो दोस्तों बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वहां से गुजरती है, बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से। जवार सागर वन्य जीव अभ्यारण्य वहां से गुजरती है। और एक बनाया चंबल के 1 किलोमीटर के दायरे में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो 3 राज्यों में है। एमपी, जैसे चंबल नदी गुजरती है उसके दोनों ओर 1-1 किलोमीटर के दायरे में बना है। तो 3 राज्यों से गुजरती है, एमपी, राजस्थान और यूपी। तो तीनों राज्यों में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि यह भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। लेकिन कितने राज्यों में? 3, एमपी, राजस्थान और यूपी में। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है, जब ये सवाईमाधोपुर पलिया नामक स्थान है, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में जाती है, तो यहां से ये आपको पता है सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में जाती है, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में पलिया नामक स्थान से। तो इस तरफ आता है राजस्थान और इस तरफ आता है आपका दोस्तों एमपी। तो राजस्थान और एमपी के मध्य प्रकृति ने ऑटोमेटिक क्या बना दी? सीमा। और वो सीमा बनाने वाली नदी है चंबल नदी। तो चंबल नदी किन 2 राज्यों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है? राजस्थान और एमपी। तो राजस्थान और एमपी के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? चंबल। और ये कितने किलोमीटर लंबी है? 252 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। और इससे पहले सवाईमाधोपुर के पलिया नामक स्थान से पहले ये राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है दोस्तों? 84गढ़ से लेके पलिया नामक स्थान तक तो बहती है कितनी? 135। और पलिया से लेके आपको पता है धौलपुर तक ये बहती है कितनी? 252। और राजस्थान में आपसे पूछेंगे तो राजस्थान में आपको पता है पहले कितनी बहती है? 84गढ़ से लेके पलिया तक 135। फिर एमपी और राजस्थान के बीच सीमा बनाती कितनी? 252। और ये एमपी में बह के आई थी वो है 325 किलोमीटर। और चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966। लेकिन हाल ही में लिए गए सैटेलाइट के आंकड़ों के अनुसार, सैटेलाइट के द्वारा लिए गए आंकड़ों के अनुसार, उपग्रह के द्वारा आंकड़ों के अनुसार 1051 किलोमीटर है। तो सैटेलाइट के द्वारा लिए गए आंकड़ों के अनुसार 1051 है, जबकि राजस्थान की जो पहले यदि आपसे पूछें तो 966 किलोमीटर है। चंबल की कुल लंबाई 966 किलोमीटर। राजस्थान में आपको पता है कितनी? 135। एमपी और राजस्थान के बीच प्राकृतिक सीमा कितनी? 252 किलोमीटर बनाती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि चंबल नदी पर कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, किसके मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है? ठीक है, तो ये चंबल नदी की हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। सारी चीजें लिखाना पॉसिबल नहीं थी, मैंने आपको
ओरली जितने पॉसिबल हो उतना बता दिया। यदि मैं इनको सबको लिखाता तो वीडियो और भी लेंथी हो सकता था। यदि आप चाहते हो कि इनको लिखाया जाए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। बता दें, चंबल नदी पे 3 प्रमुख शहर हैं। कौन कौन से शहर हैं? तो एक आपका है, एक स्थान है बैसरोडगढ़, दूसरा स्थान है आपका कौन सा? राउतबाटा, तीसरा कोटा शहर और चौथा केशोरापाटन। कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से आपको अभ्यारण्य है, कौन कौन से जलदुर्ग हैं, कौन कौन से बांध हैं, ठीक है, ये सारी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चंबल की सहायक नदियां, कौन सी दाईं ओर से मिलती है, कौन सी बाईं ओर से मिलती है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और राजस्थान की ज्योग्राफी की विस्तृत चर्चा हम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। और दोस्तों एक और खुशखबरी, एक और आपके लिए खुशखबरी है कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स, इसके न केवल करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, बल्कि राजस्थान पुलिस में पार्ट बी के मद्देनजर रखते हुए, रेलवे में एनटीपीसी को मद्देनजर रखते हुए, फर्स्ट ग्रेड को भी मद्देनजर और आरएस मेंस को भी मद्देनजर रखते हुए हम करंट अफेयर्स की डेली कक्षाएं, वो भी हम विस्तृत एनालिसिस, कंसेप्ट क्लियर करके प्रत्येक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। धन्यवाद दोस्तों।